हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जो कि बायोकेमिस्ट्री का पार्ट होता है। और यहाँ पर डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसको स्टॉप लाइफ बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मतलब कि लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्वीट इन टेस्ट में होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी में एज ए एनर्जी का सोर्स होता है, एनर्जी का काम करता है हमारी बॉडी में। ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है एक तरह से। इसका जनरल फार्मूला जो होता है CnH2ON। ठीक है। इसका ये जनरल फार्मूला होता है। ये जीपैट 2023 में क्वेश्चन भी पूछा गया था, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये इसका जनरल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मे बी डिफाइंड द केमिकली, ये एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव होती है। वहीं पे बात करते हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब ये होता है मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखो, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पॉली का मतलब होता है मोर देन वन। ठीक है। तो ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप। एल्कोहल जो होता है, अल्कोहल एज अ कंपाउंड दैट यील्ड दिस डेरिवेटिव हाइड्रोलिसिस। अगर हम जो इसका मीनिंग यही है यहाँ पर कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसका अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें जो एल्डिहाइड कीटोन्स डेरिवेटिव या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी जो है अल्कोहल डेरिवेटिव कंपाउंड्स जो होंगे मिलेंगे। ठीक है। तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट अगर बात करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसमें जो होता है कि मेनली जो होते हैं कि थ्री जो है फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट कंटेन द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। तो मेनली जो है थ्री फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है, जैसा कि हमने अभी बात किया। अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है, OH ग्रुप होता है इसमें। और वहीं पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO ग्रुप जो होता है प्रेजेंट होता है जो कार्बोहाइड्रेट में। वहीं पे फिर बात करते हैं कीटोन ग्रुप, तो कीटो C डबल बॉन्ड O, यानी कि ये कीटोन ग्रुप होता है। ये तीन ग्रुप जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं इसमें, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं कि मेजर डाइटरी एनर्जी सोर्स होते हैं। हमने अभी बात किया कि एनर्जी का सोर्स होते हैं, तो ये मेजर होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं कि मतलब कि डाइटरी सोर्स जो सोर्स लेते हैं, डाइटरी सोर्स यानी डाइट में जो भी हम प्रोडक्ट लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट एक तरह से एनर्जी का पूरी तरह से काम करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में यानी के बाद यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है एटीपी बनाता है, एटीपी कन्वर्जन होता है, ब्रेकडाउन होता है इसका। तो इस तरह से प्रोसेस रहती है आगे। एटीपी जो एनर्जी का सोर्स होती है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मेजर डाइटरी सोर्स होता है। वहीं पे बिसाइड्स देयर द इन्वॉल्वमेंट सेल स्ट्रक्चर वेरियस एंड द फंक्शन। देखो, सेल स्ट्रक्चर के इन्वॉल्वमेंट बनाने में, सेल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में, वेरियस अदर फंक्शंस जो होते हैं हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो है करता है एज ए एनर्जी सोर्स। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनका जो मोस्टली शुगर जो होता है डी टाइप के होते हैं, डेक्सट्रोरोटेटरी। Also it is because the human can only digest the D of the sugar। यानी कि डी टाइप के जो शुगर होते हैं ह्यूमंस में केवल डी टाइप्स वाले शुगर ही जो है वो डाइजेस्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गए। अगर रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं तो शुगर आर रिड्यूस द फेलिंग सोल्यूशन। जो फेलिंग टेस्ट होता है उसको रिड्यूस कर देंगे अगर जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। बट जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं उनकी बात करते हैं, ये क्या करेंगे, डू नॉट रिड्यूस द फेलिंग टेस्ट। जो फेलिंग टेस्ट है यानी फेलिंग सोल्यूशन जो होता है उसको जो है रिड्यूस नहीं करेंगे जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे। तो ये था ओवरव्यू। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो सैकेराइड्स क्या होते हैं। अगर सैकेराइड्स की बात करते हैं तो सैकेराइड्स जो होते हैं जैसे कि हमारा मोनोसैकेराइड हो गया, डाइसैकेराइड हो गया, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो इस सबसे सैकेराइड्स होते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सैकेराइड्स कौन कौन से होते हैं और उसके टाइप्स एंड बेस्ड ऑन कार्बन के बेस पे
कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल्स। वहीं पे जैसे कि एल्डोज और कीटोज की बात करेंगे। एल्डोज का मतलब जो जिन मोनोसैकेराइड्स या फिर सैकेराइड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। कीटोज की बात करते हैं जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसा कि हमने अभी बात किया था 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, कीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ये सारे। तो ये अलग अलग यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं मोनोसैकेराइड, मतलब कि सैकेराइड की एक यूनिट होती है इसमें, ठीक है। इसमें बात करते हैं जैसे कि हमारा ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। देखो ट्रायोज में जो होता है 3 कार्बन, टेट्रोज में क्या होता है कि 4 कार्बन, और पेंटोज में 5 कार्बन, हेक्सोज में 6 कार्बन, और हेप्टोज में क्या होता है 7 कार्बन। ये होते हैं हमारे, इतने कार्बन के होते हैं, तो इस तरह से इनको मोनोसैकेराइड की कैटेगरी में रखा गया है। अगर एल्डोज की एग्जांपल की बात करते हैं तो ग्लिसरल्डिहाइड आता है 3 कार्बन में, और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन जो होता है कीटोन आता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप आता है 3 कार्बन वाला, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं। फिर 4 कार्बन में बात करते हैं तो एरिथ्रोज आता है एल्डिहाइड एल्डोज में, और कीटोज की बात करते हैं तो एरिथ्रोलोज आता है। फिर पेंटोज में 5 कार्बन में बात करते हैं तो राइबोज, जाइलोज, इधर जो होता है कीटोन में आता है राइबोलोज और जाइलुलोज आता है, ठीक है। फिर हेक्सोज की बात करते हैं, हेक्सोज की बात करते हैं मेनली तो यहाँ पर ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज में क्या होता है 6 कार्बन होते हैं, और साथ ही साथ CHO ग्रुप होता है, CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। अगर फ्रक्टोज की बात करते हैं, फ्रक्टोज में क्या होता है कि कीटोन ग्रुप होता है, बट 6 कार्बन हो इसमें भी होते हैं, 6 कार्बन मोनोसैकेराइड होता है, इसमें कीटोन ग्रुप होता है, इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। अगर हेप्टोज की बात करते हैं यानी 7 कार्बन में बात करते हैं तो ग्लूकोहेप्टोज आता है और सीडोहेप्टुलोज आता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स होते हैं मोनोसैकेराइड्स के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं। अगर डाइसैकेराइड्स की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जो दो मोनोसैकेराइड्स से मिलके बनता है डाइसैकेराइड, ठीक है। तो यहाँ पर डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल की अगर बात करते हैं, जैसे कि हमारा सुक्रोज हो गया। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज में 2 मोनोसैकेराइड मिलके बनाया गया, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो गया। अब हमने बात किया था कि जो हमारा ग्लूकोज होता है ये 6 कार्बन होते हैं इसमें, और साथ ही साथ क्या होता है CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है इसमें। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्रक्टोज की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या था 6 कार्बन का ये भी था, और इसमें क्या था कि मतलब कि जो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट था, ठीक है। अब इन दोनों 6 कार्बन मिलके क्या बनाएंगे, टोटल 12 कार्बन बन जाएंगे। तो सुक्रोज जब बनेगा तो सुक्रोज का फार्मूला क्या होगा, C12H22 C12H22O11, ठीक है। तो ये जो है फार्मूला बनेगा हमारा सुक्रोज का, ठीक है। तो इस तरह से दो मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो मिलके जो है डाइसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह से बनता है डाइसैकेराइड, ठीक है। फिर बात करते हैं लैक्टोज की। लैक्टोज की अगर बात करते हैं, लैक्टोज में क्या होता है गैलेक्टोज होता है, और ग्लूकोज से मिलके बनता है लैक्टोज, ठीक है। इसी तरह माल्टोज की बात करते हैं, माल्टोज में क्या होता है 2 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के मिलके बनता है माल्टोज, ठीक है। अब माल्टो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 ग्लूकोज मिलके देखो यहाँ से जो है ये ग्लूकोज हो गया, ये ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज मिलके माल्टोज बन गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कि जो अगर माल्टोज होता है इसको माल्ट शुगर बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। लैक्टोज को जो होता है काउ मिल्क बोलते हैं। साथ ही साथ अगर गैलेक्टोज की बात करते हैं इसको ब्रेन शुगर बोलते हैं, गैलेक्टोज जो होता है, ठीक है। जैसे कि फ्रक्टोज होता है उसको फ्रूट शुगर बोलते हैं। तो इस तरह से ये भी जो सेकेंड नेम है इनको भी याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कुछ ट्राइसैकेराइड्स की बात करते हैं। अगर ट्राइसैकेराइड की बात करते हैं, सम एग्जांपल्स ट्राइसैकेराइड्स जो होते हैं, और एग्जांपल जैसे रेफिनोज हो गया, जेंटियोनोज हो गया, ये क्या होते हैं ट्राइसैकेराइड्स के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है 3 यूनिट ऑफ द मोनोसैकेराइड्स मिलके क्या बनाती हैं ट्राइसैकेराइड बनाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करते हैं, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ना कि कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। अब मोनोसैकेराइड को हाइड्रोलाइज नहीं किया सकता क्योंकि वो उसमें एक ही यूनिट है, तो हाइड्रोलाइज नहीं किया, हाइड्रोलाइज जो होता
होता है नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमारा डाइसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करेंगे अगर तो उसमें टू जो मोनोसैकेराइड की यूनिट जो होती है वो सेपरेट हो जाएंगी हाइड्रोलाइज होकर, ठीक है। बट मोनोसैकेराइड में एक ही यूनिट होती है तो उसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जाता है, ठीक है, नहीं हो सकती हाइड्रोलाइज, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉलीसैकेराइड। अगर पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं, ये जो होते हैं मेनली टेस्टलेस होते हैं पॉलीसैकेराइड, इसमें टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। एंड हैव द मोलिकुलर वेट जो होता है अप टू मिलियंस, मिलियंस में मोलिकुलर वेट होता है, बहुत ज्यादा इनका पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा इनका वेट भी होता है। अगर पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं तो कैन बी टू टाइप्स के होते हैं पॉलीसैकेराइड्स, जैसे कि हम बात करते हैं होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड, तो दो टाइप्स के होते हैं पॉलीसैकेराइड। अगर होमोपॉलीसैकेराइड की बात करते हैं तो द सेम सैकेराइड्स कंबाइंड द नंबर ऑफ द टाइम्स। देखो इसमें क्या होता है कि एक जो मोनोसैकेराइड्स हैं, सेम सैकेराइड्स यूनिट जो है मिल के जो बना रही हैं पॉलीसैकेराइड यूनिट, तो उसमें क्या होता है होमोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि हमारा स्टार्च हो गया, डेक्स्ट्रिन इनुलिन हो गया, डेक्स्ट्रिन एनुलिन ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो कहने का मतलब ये है, जैसे कि हमारा डेक्स्ट्रिन इनुलिन बात की है, इसमें क्या होता है कि सिर्फ फ्रक्टोज की यूनिट यानी एक ही यूनिट से कई सारी यूनिट से मिलकर बन गया पॉलीसैकेराइड, ठीक है। जैसे ग्लाइकोजन की बात की है, ग्लाइकोजन में क्या होता है, ग्लाइकोजन में ग्लूकोज की कई सारी यूनिट मिलके बना दिया हमारा पॉलीसैकेराइड, तो एक जैसी यूनिट मिलके जो पॉलीसैकेराइड को फॉर्मेशन कर रहे हैं वो होता है होमोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। अगर हेट्रो पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सैकेराइड्स कंबाइन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की सैकेराइड जो होती हैं कंबाइंस होती हैं और वो बनाती हैं पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो इस तरह की जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उसको हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड हो गया, कॉन्ड्रिटोइन हो गया, हेपेरिन हो गया, कैरेटिन हो गया, कैरेटिन सल्फेट हो गया, तो ये सारे एग्जांपल्स जो होते हैं होमो हेट्रोपॉलीसैकेराइड की होती हैं, कि मतलब कि जो मोनोसैकेराइड्स यूनिट होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, कंबाइन होकर बनाती हैं पॉलीसैकेराइड। तो इस तरह से हम बात की है कि ये पॉलीसैकेराइड्स क्या होती है, दो टाइप्स की, होमोपॉलीसैकेराइड, हेट्रोसैकेराइड से एग्जांपल याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जांपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं समटाइम्स एग्जाम में। तो आगे बात कर लेते हैं, हमने अभी बात किया था रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो उसकी बात कर लेते हैं, डिफरेंट पता कर लेते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या डिफरेंट होता है। तो अगर रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं तो हैव द एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। अगर रिड्यूसिंग शुगर में जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है, वहीं पे नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होता है इसमें क्या होता है एब्सेंट होता है। फिर बात कर लेते हैं जो दे में भी हेमी एसिटल और हेमी केटल होते हैं। ये क्या होते हैं, हेमी एसिटल होते हैं या तो हेमी केटल होते हैं, ठीक है। हेमी एसिटल क्या होता है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कंबाइंड होता है तो हेमी एसिटल बोलते हैं। अगर कीटोन ग्रुप कंबाइंड हो रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में तो उसको हेमी केटल बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें रिड्यूसिंग शुगर में होती हैं बट नॉन रिड्यूसिंग शुगर में एब्सेंट होती हैं। म्यूटा रोटेशन की बात करते हैं तो म्यूटा रोटेशन अक्यूर्स ऑफ द मैचुरेशन इज एब्सेंट होता है। देखो रिड्यूसिंग शुगर जो होता है, रिड्यूसिंग शुगर में जो म्यूटा रोटेशन होता है वो होता है, वहीं पे जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में होता है म्यूटा रोटेशन एब्सेंट होता है। फिर बात करते हैं जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ओसा जोन टेस्ट जो होता है पॉजिटिव देते हैं, ओसा जोन टेस्ट ये पॉजिटिव होता है, बट नॉन रिड्यूसिंग शुगर में ओसा जोन टेस्ट निगेटिव आता है। वहीं पे अगर पॉजिटिव बेंडिक टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बारफोर टेस्ट, ये सारे टेस्ट जो होते हैं इसमें जो होते हैं रिड्यूसिंग शुगर में पॉजिटिव आते हैं, बट नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं इसमें निगेटिव आते हैं, ठीक है, नहीं ये शो करता है। फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं तो एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये होते हैं रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल। फिर बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर के, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वहां पर एग्जाम्पल आता है सुक्रोज, स्टार्च, ट्रेलोज, रेफिनोज, ये जो होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन कौन से, अभी हमने बात किया जो टेस्ट जो होते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर के लिए, उसके लिए ट्रिक से बात कर लेते हैं। जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं उसकी बात करते हैं, जो टॉम इज बीएफ जोन, ठीक है, ये इसका ट्रिक है। टॉम से हमारा जो होगा टॉमस टेस्ट हो गया, और बी से जो हो गया बेंडिक टेस्ट हो गया, और एफ से जो है फेलिंग टेस्ट हो गया, और जेड जोन से जो है ओसा जोन टेस्ट हो गया। तो ये चार टेस्ट जो होते हैं रिड्यूसिंग शुगर के लिए होते हैं, जो रिड्यूसिंग शुगर के लिए होते हैं ये चारों टेस्ट, ये होते हैं टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हैं जो
मोनोसैकेराइड्स या फिर कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। तो लाइक बात करते हैं एपीमर्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर एपीमर्स की बात करते हैं, व्हेन टू मोनोसैकेराइड्स, जो दो मोनोसैकेराइड्स के बीच में डिफरेंट पता करते हैं, इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होता है अराउंड द सिंगल स्पेसिफिक कार्बन बट अदर देन एनोमेरिक कार्बन नॉन एज द ईपीमर ऑफ द ईच अदर। देखो यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये हमारा डी ग्लूकोज है, ये डी गैलेक्टोज है, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं, देखो यहाँ पर ये वाला कार्बन जो होता है ये एनोमेरिक कार्बन होता है, इस पे कोई भी चेंजेस नहीं होता है ईपीमर्स में, ठीक है, इस वाले कार्बन पे। अगर अदर देन एनोमेरिक कार्बन, ये वाले जो कार्बन है, ये वाले कार्बन, यहाँ पर अगर कोई चेंजेस होता है तो वो एपीमर्स होता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर कार्बन नंबर 2 पे अगर चेंज होता है ग्लूकोज और डी मैनोज में, तो वो होता है हमारा एपीमर्स। वहीं पे कार्बन नंबर 3 पे चेंज होता है डी एलोज और ग्लूकोज में डिफरेंस देखने को मिलेगा। कार्बन नंबर 4 की बात करेंगे तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज में क्या होगा, कार्बन नंबर 4 पे चेंजेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे कि डी ग्लूकोज गैलेक्टोज का एग्जांपल लिया है हमने यहाँ पर। तो ये जो कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर अगर नंबरिंग करें यहाँ से 1 2 3, ये हमारा 4, तो कार्बन नंबर 4 पे देखिए चेंजेस देखने को मिल रहे हैं डी ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। इसमें क्या है, बाकी सारा का सारा सेम है, बस यहाँ पर जो OH ग्रुप है ये जो है राइट साइड में है, और गैलेक्टोज में क्या है, ये लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है ओनली वन कायरल सेंटर विद द डिफरेंट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, ये केवल एक कायरल सेंटर पे डिफरेंट देखने को मिल रहा है इसमें, यानी कि 4th पोजीशन पे मिल रहा है, तो डी गैलेक्टोज हो गया, और डी ग्लूकोज में 4th नंबर पे जो है एपीमर्स शो हो रहा है, ठीक है। अगर कार्बन नंबर 5 पे चेंजेस आ रहे हैं तो इसको एल आइडोज और ग्लूकोज में जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये होता है एपीमर्स। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि इसमें जो अदर देन एनोमेरिक कार्बन पे जो भी चेंजेस देखने को मिलते हैं कार्बन पे, उसको बात करते हैं एपीमर्स की, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनोमर्स। अगर एनोमर्स की बात करते हैं तो एनोमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स मेनली बात करते हैं एन एपीमर्स स्टेरियो आइसोमर्स डिफर्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन एट एनी सिंगल स्टेरियोजेनिक सेंटर। एक तरह से ये एपीमर्स ही होते हैं, उसका छोटा सा पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, जो स्टेरियोजेनिक सेंटर होता है, यानी कि हमने बात किया था जो एनोमेरिक कार्बन था, ठीक है, जो एनोमेरिक कार्बन था वहां पर चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। It of the diastereomers differs their configuration कार्बन नंबर 1, यानी कि जो एनोमेरिक कार्बन होगा वहां पर चेंज देखने को मिलेगा, दिस इज कॉल्ड द एनोमर्स, ठीक है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एनोमर्स यानी कि एनोमेरिक कार्बन पे चेंज देखने को मिलेंगे। इसमें बात करते हैं जैसे कि हमारा बीटा एनोमर्स और अल्फा एनोमर्स की बात करते हैं। अगर बीटा एनोमर्स की बात करते हैं, इफ द OH ग्रुप जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अपवर्ड डायरेक्शन टू द एरोमेरिक कार्बन, अगर यहाँ पर देखो कि बीटा एनोमर्स की बात कर रहे हैं, ये वाला जो है अपवर्ड है, यानी कि ऊपर की साइड में है OH ग्रुप, तो ये क्या हो गया, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरोनोज का स्ट्रक्चर है, यानी कि बीटा फॉर्म है इसका, ठीक है। अगर वहीं पे बात करते हैं कि OH ग्रुप जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एरोमेटिक कार्बन से, कार्बन पे लगा हुआ जो OH ग्रुप है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो क्या होगा कि हमारा अल्फा फॉर्म होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एनोमेरिक कार्बन पे चेंजेस जो देखने को मिलते हैं वो एनोमर्स होते हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा फॉर्म्स होते हैं इनके। तो ये हो गया एनोमर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनेंसियोमर्स क्या होते हैं। अगर इनेंसियोमर्स की बात करते हैं, जो इनेंसियोमर्स होते हैं दैट इज नॉट द सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, ठीक है। देखो जो इनेंसियोमर्स होते हैं, इनेंसियोमर्स क्या होते हैं, मिरर इमेज तो होते हैं एक दूसरे के, बट सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते हैं, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा एमिनो एसिड की बात करते हैं और टार्टेरिक एसिड की बात करते हैं। अगर दो मॉलिक्यूल यहाँ पर लेते हैं इनके, तो यहाँ पर अगर मिरर लगा देते हैं, तो मिरर की बात करते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि मिरर में क्या होगा, जिस साइड में H ग्रुप है उसी साइड में जो दूसरी साइड में H ग्रुप अगर है, तो वहां पर जो देखने को मिलेगा कि एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ठीक है। देखो अगर मिरर में
अगर कोई कंपाउंड रखते हैं, H इस साइड में है तो H इसका इस अदर साइड में है, तो मिरर में एक साथ दिख रहा है, ठीक है, ये होता है मिरर इमेज, ठीक है। बट अगर इस वाले स्ट्रक्चर को उठा के इस स्ट्रक्चर के ऊपर रखेंगे तो ये क्या होगा कि सुपर इम्पोज नहीं करेगा एक दूसरे को, ठीक है, क्योंकि ये वाला NH2 जो है वो H के ऊपर आ जाएगा और ये वाला जो H है ये वाले NH2 के ऊपर आएगा, ठीक है, तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से इम्पोज नहीं करेगा, ठीक है। तो इनेंसियोमर का एग्जांपल की जैसे कि बात किया कि एमिनो एसिड हो गया, एल एलानिन और डी एलानिन की बात की यहाँ पर, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, बट एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं इनेंसियोमर जो होते हैं। फिर टार्टरिक एसिड की बात कर लेते हैं। अगर टार्टरिक एसिड की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए दो स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पर एल टार्टरिक एसिड और डी टार्टरिक एसिड। यहाँ पर अगर मिरर लगा दिए तो देखो OH एक साइड में दिख रहे हैं एक साथ, और H मिरर में देख रहे हैं तो मिरर में एक साथ दिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब बट इसको अगर उठा के इसके ऊपर रखेंगे इम्पोज नहीं करेगा ये भी, ठीक है। देखो जैसे कि ये वाला OH है H के ऊपर आएगा और ये वाला H जो है ये वाले OH के ऊपर आएगा, तो एक दूसरे को इम्पोज नहीं करेगा सेम कंपाउंड ग्रुप जो होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं इनेंसियोमर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इनेंसियोमर क्लियर होंगे। इसके एग्जाम्पल भी याद रखिए कि मतलब कि जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं बट मिरर इमेज होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाइस्टेरियोमर्स। अगर डाइस्टेरियोमर्स की बात करते हैं, डाइस्टेरियोमर्स जो होते हैं नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ये मिरर इमेज ना तो मिरर इमेज होते हैं और ना ही एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं जो डाइस्टेरियोमर्स होते हैं। अगर एग्जांपल की बात करते हैं जैसे कि डी ग्लूकोज और डी एल्ट्रोज की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये मिरर अगर लगा दिए, मिरर जो होता है मिरर लगा दिए, तो देखो ये वाला OH तो मिरर इमेज शो कर रहा है, बट यहाँ पर देखिए ये वाले जो ग्रुप हैं हाइड्रोजन OH एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। अगर मिरर इमेज नहीं है, ठीक है, अगर इस ग्रुप को कंपाउंड को इसके ऊपर रखे सुपर इम्पोज करें सपोज, तो ये एक दूसरे को जो है कवर अप नहीं करेगा। जैसे कि ये वाला OH ग्रुप है तो ये H के ऊपर आएगा, ठीक है। अगर OH के ऊपर आता तो ठीक है, बट ये H के ऊपर आ रहा है तो ये ना तो सुपर इम्पोज कर रहे हैं एक दूसरे को और ना ही मिरर इमेज शो कर रहे हैं। तो ये होते हैं डाइस्टेरियोमर्स, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेमी एसिटल और हेमी केटल क्या होते हैं। अभी हमने बात किया था हेमी एसिटल और हेमी केटल, उसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है मोनोसैकेराइड का कैन बी रिएक्ट विद ऑन एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप जो होता है, हमने अभी बात किया है एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप से जो होता है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो रिएक्ट करता है और वो क्या बनाता है, हेमी एसिटल और हेमी केटल बनाता है, ठीक है। हमने अगर बात किया, अगर जो कंपाउंड्स होते हैं, अगर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अगर एल्डिहाइड के साथ में जो रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बनाएगा, हेमी एसिटल बनाएगा। देखो ये हमारा एल्डिहाइड कंपाउंड ग्रुप है और ये हमारा एल्कोहल ग्रुप है। अगर ये दोनों एक दूसरे को रिएक्ट कर रहे हैं साथ में तो ये क्या हेमी एसिटल बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हेमी एसिटल और हेमी केटल होंगे। अगर कीटोन ग्रुप या इसकी जगह पे अगर कीटोन ग्रुप रख देते हैं, कीटोन ग्रुप एल्डिहाइड की जगह रख दे तो ये हेमी केटल बनाएगा, ठीक है, ये हेमी केटल बना देगा, ठीक है। तो ये होता है हेमी केटल और हेमी एसिटल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं म्यूटा रोटेशन क्या होता है, ठीक है। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। म्यूटा रोटेशन में क्या होता है, चेंज हो जाता है स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन, जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो चेंज हो जाता है। फर्दर रिप्रेजेंट्स द इंटर कन्वर्जन ऑफ द अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ द डी ग्लूकोज। यानी कि म्यूटा रोटेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो अल्फा एंड बीटा फॉर्म होते हैं वो एक दूसरे में फर्दर चेंज हो जाते हैं, इंटर कन्वर्जन होता रहता है, तो ये होता है म्यूटा रोटेशन, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, अगर अल्फा फॉर्म है तो उसका जो होता है प्लस 112.2 म्यूटा रोटेशन होता है। अगर बीटा फॉर्म होता है तो उसका 18.7 होता है म्यूटा रोटेशन, ठीक है। तो ये इसका म्यूटा रोटेशन का रीडिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मिक्सचर की बात करते हैं तो प्लस 52.7 63% जो होता है बीटा एंड 36% जो होता है अल्फा, इसका म्यूटा रोटेशन होता है। फिर बात कर लेते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। शुगर जो होता है उसका इन्वर्जन कैसे होता है उसकी अगर बात करते हैं, तो जो सुक्रोज होता है एज सच ऑफ द डेक्स्ट्रोरोटेटरी, तो सुक्रोज होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है प्लस 66.5 डिग्री
अगर बट बात करते हैं व्हेन हाइड्रोलाइज करें सुक्रोज को, तो बिकॉज ऑफ द लिवर रोटेटरी जो होगा, लिवर रोटेटरी फॉर्म होगा उसका -28.2 डिग्री। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द चेंजेस ऑफ द ऑप्टिकल रोटेशन, इसमें ये भी प्रोसेस होता है कि इन्वर्जन होता है, ऑप्टिकल रोटेशन होता है, चेंजेस होते हैं फ्रॉम द डेक्स्ट्रो रोटेटरी टू लिवर रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लिवर रोटेटरी में चेंजेस होते हैं। ठीक है, रेफर टू इन्वर्जन, यही होता है, इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन। जो चेंजेस होते हैं लिवर डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लिवर रोटेटरी में, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, द हाइड्रोलाइज्ड मिक्सचर ऑफ सुक्रोज, जो हाइड्रोलाइज्ड मिक्सचर होता है सुक्रोज का, कंटेनिंग द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। देखो सुक्रोज की बात करते हैं, हमने बात की सुक्रोज जो डाइसैकेराइड का एग्जांपल होता है, उसमें मोनोसैकेराइड से मिलके बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, एक एक मोनोसैकेराइड से मिलके बनता है सुक्रोज, वही होता है नॉन एज द इनवर्ट शुगर। ठीक है, सुक्रोज को क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा इन्वर्जन ऑफ शुगर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ कंपोजिशन एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कौन कौन से लिंकेज प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, उसकी बात करते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट से। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट की और क्या शुगर यूनिट होती है उसमें, और क्या लिंकेज होता है। ठीक है, अगर सबसे पहले बात करते हैं सुक्रोज की, अगर सुक्रोज की बात करते हैं तो सुक्रोज में क्या क्या यूनिट होता है, इसमें अल्फा डी ग्लूकोज होता है और बीटा डी फ्रक्टोज होता है। ठीक है, ये होता है, हमने बात किया सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, तो ये फॉर्म होते हैं। अगर इसमें लिंकेज की बात करते हैं, दोनों किस लिंकेज से बॉन्ड बाइंड होते हैं आपस में, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो होते हैं, इसमें अल्फा बीटा और 1-2 लिंकेज होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लैक्टोज की, अगर लैक्टोज की बात करते हैं, इसमें यूनिट जो होती है डी ग्लूकोज और डी बीटा डी गैलेक्टोज, यानी कि बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज के यूनिट से मिलके, मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके ये बनता है लैक्टोज। ठीक है, इसमें लिंकेज जो होता है बीटा और 1-4 लिंकेज होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं माल्टोज की, माल्टोज में क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज मिलके बनते हैं माल्टोज। ठीक है, इसमें क्या होता है अल्फा 1-4 इसमें लिंकेज होता है। देखो यहाँ पर भी अल्फा था और यहाँ पर भी अल्फा था, तो इसमें भी अल्फा है। ठीक है, इसमें बीटा नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं आप। ठीक है, अगर बात करते हैं सेलुलोज की, सेलुलोज में क्या होता है, अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होते हैं, इसमें जो लिंकेज होता है बीटा अल्फा 1-4 लिंकेज इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या था कि अनब्रांच्ड जो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के पॉलीमर है। ठीक है, तो इसमें ये लिंकेज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टार्च की, अगर स्टार्च की बात करते हैं तो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इसमें होते हैं, ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं इसमें, और बीटा 1-4 इसमें लिंकेज होता है। अगर बात कर लेते हैं इनुलिन की, अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ये क्या होते हैं फ्रक्टोज के पॉलीमर होते हैं, मतलब कई सारे फ्रक्टोज मिलके बनाते हैं इनुलिन। तो वहीं पे अगर बात करते हैं इसमें जो लिंकेज होता है बीच में जो फ्रक्टोज का पॉलीमराइजेशन होता है, उसमें लिंकेज जो होता है बीटा 1-2 इसमें लिंकेज होता है। अगर बात करते हैं कॉन्ड्रोटिन सल्फेट की बात करते हैं तो इसमें पॉलीमर ऑफ द एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन और ग्लूक्रोनिक एसिड से मिलके बनते हैं, इसमें यूनिट प्रेजेंट होती हैं शुगर यूनिट। इसके अगर लिंकेज की बात करते हैं तो इसमें बीटा 1-3 लिंकेज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डर्मेटिन सल्फेट की, तो इसमें क्या होता है पॉलीमर ऑफ हाइड्रोनिक एसिड, साथ ही साथ एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, ये जो यूनिट प्रेजेंट होती है, इसमें जो लिंकेज होता है बीटा 1-3 लिंकेज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैरेटिन सल्फेट की बात करते हैं, तो कैरेटिन सल्फेट जो होता है पॉलीमर ऑफ द गैलेक्टोज, साथ ही साथ वेरिएबल्स जो होते हैं उसके साथ मिलके, शुगर यूनिट के साथ मिलके बनाता है ये कैरेटिन सल्फेट। इसमें जो लिंकेज प्रेजेंट होता है बीटा 1-4 लिंकेज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेपेरिन सल्फेट की, इसमें क्या होता है पॉलीमर ऑफ द ग्लूक्रोनिक एसिड, साथ ही साथ ग्लूकोसामीन से मिलके, शुगर यूनिट से मिलके ये बनता है हेपेरिन सल्फेट। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं जो लिंकेज प्रेजेंट होता है, इसमें अल्फा 1-4 लिंकेज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात कर देते हैं हाइलुरोनिक एसिड जो होता है, हाइलुरोनिक एसिड की अगर बात करते हैं इसमें क्या होता है पॉलीमर ऑफ ग्लूक्रोनिक एसिड, साथ ही साथ एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बीटा 1-3 लिंकेज जो होता है प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ कंपोजिशन जो थे ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, उसकी बात किया। ये टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोट्स में और इसको याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो टेस्ट होते हैं
कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं उसकी बात करते हैं। अगर टेस्ट की बात करते हैं, जो ये टेस्ट जो होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे रिलेटेड टेस्ट से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल भी कराए जाएंगे बायोकेमिस्ट्री में आपके कॉलेज में, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉलिस टेस्ट। अगर मॉलिस टेस्ट की बात कर लेते हैं, इसका जो रिएजेंट यूज करते हैं यहाँ पर इथेनॉल और अल्फा नेप्थॉल यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें टेस्ट कैसे करेंगे? टेस्ट जो होता है जैसे कि एथनॉल लेते हैं और अल्फा नेप्थॉल लेते हैं, साथ ही साथ जो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं कोई, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएजेंट यूज करते हैं और कार्बोहाइड्रेट के साथ मिक्स करते हैं, उसको हीट आउट करते हैं देन, और इसको ऑब्जर्वेशन में अगर जो है पर्पल रिंग देखने को मिलती है, अगर आपको पर्पल रिंग देखने को मिलती है तो उसमें कंफर्म होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है प्रेजेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो हमारा सेलिनॉफ टेस्ट होता है। इसमें रिएजेंट जो यूज करते हैं रिसोर्सिनॉल इन HCl में यूज करते हैं। इसमें जो ऑब्जर्वेशन होता है रेड कलर, अगर रेड कलर ऑब्जर्वेशन मिलता है आपको देखने को, ऑब्जर्व करते हैं उसमें, तो इसमें क्या डिफरेंशिएट बिटवीन द एल्डोज एंड कीटोज शुगर के लिए पर्पज के लिए किया जाता है, डिफरेंशिएट करने के लिए एल्डोज और कीटोज शुगर को, ठीक है। फिर बात करते हैं बारकोड टेस्ट जो होता है। बारकोड टेस्ट की बात करते हैं, इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं कॉपर एसिटेट इन एसिटिक एसिड में यूज करते हैं। इसका जो ऑब्जर्वेशन होता है रेड प्रेसिपिटेट होता है। ये किस लिए पर्पज इसका होता है? डिफरेंशिएट बिटवीन द मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, यानी मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको डिफरेंशिएट करने के लिए जो बारकोड टेस्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो बेंडिक टेस्ट होता है। बेंडिक टेस्ट हमने अभी बात किया जो रेड्यूसिंग शुगर के लिए होता है। इसका रिएजेंट की बात करते हैं, जो हमारा कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सिट्रेट के साथ में रिएजेंट यूज किए जाते हैं। इसका ऑब्जर्वेशन ऑरेंज रेड या फिर ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है यहाँ पर, ये रेड्यूसिंग शुगर के लिए होता है। फिर बात करते हैं फेलिंग सोल्यूशन, टॉमर्स टेस्ट, ओसाजोन टेस्ट, ये सारे के सारे रेड्यूसिंग शुगर के लिए होते हैं। अगर फेलिंग सोल्यूशन की बात कर फेलिंग टेस्ट की बात करते हैं, यहाँ पर जो फेलिंग रिएजेंट होता है उसको यूज करते हैं। ऑब्जर्वेशन येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, रेड्यूसिंग शुगर के लिए होता है। टॉमर्स टेस्ट में यही होता है, येलो प्रेसिपिटेट और रेड्यूसिंग शुगर देखने को मिलता है। इसमें पर्पज होता है इसको चेक करने के, रेड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है चेक करने के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं। फिर बात करते हैं ओसाजोन टेस्ट। ओसाजोन टेस्ट की अगर बात करते हैं, इसमें फिनाइल हाइड्रोजन जो रिएजेंट यूज किया जाता है। अगर इसमें निडल शेप्ड क्रिस्टल देखने को मिलते हैं तो वो पर्पज होता है कि उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो होता है इसमें जैसे कि हमारा सनफ्लावर शेप में अगर शेप में निडल देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या होता है कि माल्टोज प्रेजेंट है। पिन शेप में देखने को मिलेंगे तो लैक्टोज प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आयोडीन टेस्ट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आयोडीन ड्रॉप में यूज किया जाता है, सम ड्रॉप आयोडीन। इसमें अगर डीप ब्लू कलर आता है तो स्टार्च प्रेजेंट होता है, और अगर ब्राउन कलर होता है ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है तो वहां पर ग्लाइकोजन की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। तो ये थे हमारे जो टेस्ट थे जो यूज किए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, टेस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं। इसको लैब में आपको कॉलेज में कराया जाएगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। तो ये पूरा का पूरा टेबल जो है याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो पाथवेज होते हैं और उसके डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, और उसके जो रेट लिमिटिंग स्टेप्स होते हैं उसकी बात करेंगे, एंजाइम की बात करेंगे, और कहाँ पे लोकेशन होता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की डिस्कस कर रहे हैं। आगे जो पार्टिकुलर जो पाथवेज होते हैं एक एक पाथवे को लेके हम डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको क्रेब साइकिल भी बोला जाता है। इसका जो इसमें क्या होता है कि एसिटाइल को एंजाइम ए जो होता है उसका कन्वर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, यही होता है इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम और स्टेप होता है। इसका अगर लोकेशन की बात करते हैं, जो इसका लोकेशन होता है हमारी बॉडी में वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर होते हैं, लाइक जैसे एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल, इनसे मिलके ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
मतलब कि कहने का मतलब जो है अदर देन कार्बोहाइड्रेट से अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पर ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करेंगे। इसका रेट लिमिटिंग स्टेप जो होता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अभी जब हम डिस्कस करेंगे जो पाथवे को, तो वहां पर ये सारे एंजाइम और सारे स्टेप देखने को मिलेंगे। तो ये वाला जो स्टेप होता है रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, इसको याद रखना है। बाकी पूरा का पूरा जो पाथवे याद रखने के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस पाथवे होता है ये साइटोसॉल में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर बात करते हैं ग्लूकोजेनेसिस की। ग्लूकोजेनेसिस, ठीक है, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का। देखो यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो इसको अगर ग्लूकोज, देखो इसमें ग्लाइकोजन और प्लस जेनेसिस, यानी कि ग्लाइकोजन का जनरेशन हो रहा है, जनरेट हो रहा है ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का जनरेशन हो रहा, जेनेसिस ग्लूकोजेनेसिस कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। इसका रेट लिमिटिंग स्टेप जो होता है ग्लाइकोजन सिंथेटेज, इसका रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। नेक्स्ट ये जो साइटोसॉल में प्रोसेस होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन और लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन और ग्लाइकोजन तो ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। जब इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन का होता है ब्रेक डाउन ग्लूकोज में और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। इसका रेट लिमिटिंग स्टेप जो होता है फास्फोराइलेज होता है। ये लोकेशन की बात करते हैं तो साइटोसॉल में देखने को मिलती है ये पाथवे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लाइकोलिसिस की। जो ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं इसमें ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का पायरुवेट और लैक्टेट में। देखो ग्लाइकोलिसिस, ये ग्लाइको मतलब ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। इसका ग्लूकोज जो है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है पायरुवेट और लैक्टेट में, ठीक है। इसका जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो होता है, जिसको एचएमपी शंट के नाम से जाना जाता है। ये अल्टरनेटिव पाथवे होता है ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल का अल्टरनेटिव पाथवे होता है। इसकी बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा है अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। बट इसमें एक चीज है कि जो ना ही इसमें एटीपी कोई रिलीज होती है और ना ही कोई एटीपी रिलीज फॉर्मेशन होता है, इसमें ना ही कोई एटीपी यूज करते हैं, ठीक है। इसका रेट लिमिटिंग स्टेज जो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस होता है, ये भी साइटोसॉल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूरिया साइकिल। अगर यूरिया साइकिल की बात करते हैं इसमें फॉर्मेशन ऑफ द यूरिया फ्रॉम द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इसमें यूरिया का फॉर्मेशन होता है जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। इसका जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है कार्बामोल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम जो होता है, इसका रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। ये जो लीवर में देखने को मिलती है और इसको यूरिया साइकिल के लिए 4 एटीपी जो होता है रिक्वायर्ड होता है प्रोसेस के लिए, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं यूरोनिक एसिड पाथवे जो होता है, इसमें क्या होता है, कन्वर्जन होता है ग्लूकोज का ग्लूक्रोनिक एसिड में, ठीक है। इसका जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है यूडीपी ग्लूकोज 6 डिहाइड्रोजनेस यूजीडीएच, ये जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है ये जो लीवर में देखने को मिलती है। तो ये सम पाथवे थे, उनका डिस्क्रिप्शन देखा हमने क्या होता है उसमें और रेट लिमिटिंग स्टेप और लोकेशन, ठीक है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो ग्लाइकोजन होता है यानी कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड कौन कौन सी डिसीज होती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। अगर डिसीज की बात करते हैं एंजाइम अफेक्टेड करता है और जो हमारा कौन से ऑर्गन में होता है उसकी बात करते हैं। तो अगर ये जो एंजाइम की जो बात करते हैं इसकी डिफिशियंसी होगी तो ये डिसीज देखने को मिलेगी हमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉन जियर्क डिसीज जो होता है, इसमें डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम की डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से वॉन जियर्क डिसीज देखने को मिलती है। इसकी बात करते हैं लीवर और किडनी में देखने को मिलती है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं जो पॉम डिसीज होता है, पॉम डिसीज की बात करते हैं, अगर पॉम डिसीज की बात करें तो इसमें डिफिशियंसी ऑफ द लाइसोसोमल जो अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम की जब डिफिशियंसी हो जाती है तो हमें पॉम डिसीज देखने को मिलती है। इसके ये जो ऑल ऑर्गन विद द लाइसोसोम के साथ में जो सभी ऑर्गन्स होते हैं वहां पर देखने को मिलेगी ये। अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड कोरी डिसीज या फिर फॉर्बस डिसीज भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम जो होते हैं अगर इनकी डिफिशियंसी होती है
तो यहाँ पर जो देखने को मिलती है जो हमारी कोरी डिसीज होती है, ये लीवर, स्केलेटल मसल और हार्ट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हार्ट डिसीज की। हार्ट डिसीज की अगर बात करते हैं, डिफिशियंसी ऑफ द लीवर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो होता है, इसकी अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो हार्ट डिसीज देखने को मिलती है, ये लीवर में देखने को मिलती है। फिर बात कर लेते हैं एंडरसन डिसीज। अगर एंडरसन डिसीज की बात करते हैं, एब्सेंस ऑफ द ब्रांचिंग एंजाइम जो होते हैं उनकी एब्सेंस अगर हो जाती है तो एंडरसन डिसीज देखने को मिलती है, ये लीवर में देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं मैकार्डल सिंड्रोम जो होता है, ये जो एब्सेंस ऑफ द मसल में ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो मसल में इसका एब्सेंस होता है अगर, तो ये डिसीज देखने को मिलती है। मैकार्डल डिसीज जो होती है, ये स्केलेटल मसल की बात करते हैं। फिर बात आता है लास्ट जो होता है हमारा टर्वी डिसीज। इसकी बात करते हैं तो डिफिशियंसी ऑफ द फास्फोप्रोक्टोकाइनेज एंजाइम जो होता है मसल एंड एरिथ्रोसाइट में डिफिशियंसी जब हो जाती है तो ये टर्वी डिसीज देखने को मिलती है, मसल एंड आरबीसी की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज थी, जो याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती हैं। इस पार्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नई नई इन्फॉर्मेशन मिले तो आपको वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।